हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स समतल अर्थात प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, ये 3D ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, आप यह कह सकते हैं एक चैप्टर है जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। आज से इस चैप्टर की स्टार्टिंग में करने चल रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो बहुत ही बेसिक सा लेक्चर होगा। जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है और ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, दोनों को एक तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे। इसलिए आज के इस लेक्चर को पूरी तरीके से समझिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की नींव रखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3D ज्योमेट्री का पोर्शन है। 3D ज्योमेट्री आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बोल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट लेक्चर देखिए, नहीं तो अभी से ही स्किप कर दीजिए, इससे हमको भी समस्या ना हो बार बार। ठीक है, हमें भी सोचना पड़ता है कि पता नहीं स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, ये हमारा 3D ज्योमेट्री का पोर्शन है। बहुत ही रिलैक्स माइंड से, बहुत ही स्लोली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हर एक टॉपिक को समझते चलिएगा। जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगेगा या मैं आपको बताऊंगा, उसको नोट करना, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस 3D ज्योमेट्री में हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉइंट इन स्पेस। पॉइंट इन स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अंतरिक्ष में बिंदु। और एक टॉपिक अगला जो है ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, प्लेन है। अगला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। और एक आपको और अभी मिलेगा, वो 3D फिगर है हमारा। उसके बारे में भी हमें यहीं पर ही डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो गोला नाम से है चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, वही मैं देख रहा था, 3D फिगर है, जो हमारे सिलेबस में क्या है, स्फीयर है, गोला है। ये हमको 3D ज्योमेट्री में पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग से ही बोल दिया है कि आज हम इस चैप्टर की नींव रखने वाले हैं। तो कुछ प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और कुछ हम समतल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सारी बातों को ध्यान से समझिए, 100% चैप्टर समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल इस बात की गारंटी है। ठीक है, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जब मैंने एक चैप्टर इसको पढ़ाया था पॉइंट इन स्पेस, देन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ था, जिसका नाम था डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। साथ ही साथ इसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं अभी पहले इसको थोड़ा सा कवर करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने ना देखा हो, तो बाकी मैं प्रीवियस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर उसको आप नहीं पढ़े तो उसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी मैं पहले अभी आपको समझाऊंगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, देन हम पहुंचेंगे अपने समतल पर। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो प्लेन अर्थात समतल है, या जो सरल रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के दोनों चैप्टर्स में इस टॉपिक का भरपूर यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोनों टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको ये तो जरूर याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था 3D ज्योमेट्री का। 3D ज्योमेट्री क्या होती है ये मैंने आपको समझाया था। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक लेक्चर का लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एकदम बेसिक चीज़ें बताई हैं कि भाई 3D ज्योमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी नॉर्मली मैं बताता हूँ डियर स्टूडेंट, 3D ज्योमेट्री जो होती है उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के नाम से होता है। जैसे हम लोग 2D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वैसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर हम
इस 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं, ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया है। उन सब के साइन के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है, उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर हम 3D सिस्टम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसको जनरली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि एक्स और वाई एक्सिस रियल में ऐसे है और जेड एक्सिस ऐसे ये बाहर की तरफ है, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्स डैश है, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है। ये वाई है, ये वाई डैश है, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन है। वैसे जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और जेड डैश का निगेटिव डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होता है। ये हमने आपको समझाया था, तो आई होप इतना आपको पता होगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, दिक कोजाएं या दिक कोसाइन उसको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो टॉपिक है हमारा दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, जिसको हम लोग दिक कोजा भी बोलते हैं, ठीक है। कोसाइन को हम लोग कोजाएं भी बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस इसको हम लोग बोलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमेशा निकाला जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये समझिएगा। देखिए ध्यान से, आपको अभी अभी मैंने समझाया कि ये हमारा 3D सिस्टम है, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 3D सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, या किसी को भी ले लीजिए, चलिए ये एक्स हो गया, यहाँ से ले लीजिए, एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट जो है x, y, z है। अब इसको यहाँ से ला करके मिलाया जा रहा है तो एक लाइन हमें OP मिल रहा है। अब इस लाइन OP की जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है वो क्या होती हैं, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फ़ा से, बीटा से और गामा से डिनोट किया जाता है। अब इस अल्फ़ा के कॉस की वैल्यू मीन्स कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और जो कॉस गामा होता है, इसी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा को, कॉस गामा को डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जाना जाता है। मीन्स किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है, उस एंगल के जो कॉस की वैल्यू होती है उसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। किसी भी लाइन के द्वारा 3D सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, उसके कॉस की वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात ये होती है कि सर जैसे हमें कोई पॉइंट गिवन हो तो इस पॉइंट का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसी में पहले एक टॉपिक और सुन लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है डायरेक्शन रेशियो, एक होता है डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बच्चों दिक अनुपात कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, दिक अनुपात। समझते चलिए आराम से। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं इनको L से, M से और N से भी बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। L, M और N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स कॉस अल्फ़ा को L से, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझिए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अभी एकदम कंक्लूजन पे आ जाऊंगा, आपको कुछ ऑड सा लग रहा होगा ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी एकदम कंक्लूजन पे आऊँगा और आपको दिखा दूंगा कि अगर आपको कोई एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट का भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट से होकर जाने वाली कोई लाइन गिवन है, उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं इसको रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, देखिएगा ये दिक अनुपात क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। ये होता है ना, कहते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, जो दिक कोजाएं होते हैं, उनकी जो समानुपाती संख्या होती है उसी को दिक अनुपात कहते हैं। जनरली डायरेक्शन रेशियोज को A, B और C से डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो यह स्पष्ट हो गई कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं। 3D ज्योमेट्री में किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है उसके कॉस की वैल्यू को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं।
और उसको हम एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। उन डायरेक्शन रेशियोज को सिंपली हम ए, बी और सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे एक्सरसाइज में, उसको भी मैंने सॉल्व कराया था। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जरूर आप लोग चेक करिए। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, सपोज करिए कि हमारे पास कोई पॉइंट दिया गया है, तो उस पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी दिए गए लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास वहां पर आपको सिखाया गया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट पी है। तो इसकी लेंथ को आर से दिखाया गया था, ये पॉइंट ओ था, ये पी था। यहाँ का कोऑर्डिनेट जब एक्स कामा वाई कामा जेड होगा तो यहाँ पर ये r की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होती है। ध्यान रखिएगा, ये r की वैल्यू होती है। ओके, अब यहाँ पर cos अल्फा को फाइंड करने का फार्मूला होता है x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखते, जनरली cos अल्फा इक्वल टू एक्स अपान आर लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों cos बीटा जब निकालेंगे तो y अपान आर आ जाएगा, और cos गामा निकालेंगे तो z अपान आर हो जाता है। ये किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन जो रेखा होती है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने का फार्मूला है। r कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, फार्मूले पर वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे फटाफट से हमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। क्लियर हो गई बातें, समझ आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक रिलेशन भी होता है। ये जो हमारा cos अल्फा है, cos बीटा है, cos गामा है, जिसको हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये भी मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट से अगर कोई लाइन, ध्यान दो, अगर एक पॉइंट से कोई लाइन गुजर रही होगी, एक पॉइंट से कोई लाइन जा रही होगी, तो एक पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन कोसाइंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो ध्यान से, सपोज करिए हमारी कोई लाइन है जो 1.123 से होकर के जाती है, तो इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम r निकालेंगे, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो r इक्वल टू यहाँ 1 आ गया प्लस 4 आ गया प्लस 9 हो गया, तो r इक्वल टू अंडर रूट 14 आ जाएगा। चलिए ये बात तो सबको समझ में आएगी, r आ गया। अब cos अल्फा कैसे फाइंड होगा, x अपान r होता है, तो cos अल्फा इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है, r मीन्स 1 अपान ये हो गया। cos बीटा y अपान r हो गया, तो cos बीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 अपान अंडर रूट 14। ऐसे ही cos गामा की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो जब हमें कोई एक पॉइंट दिया गया होगा डियर स्टूडेंट्स, तो इस एक पॉइंट से हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और मुझे पूरा भरोसा है कि ये समझ में भी आ गया होगा। अब कहोगे सर डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज सर कैसे निकालेंगे। तो जब कोई पॉइंट दिया होगा तो हमेशा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 होगी। हमेशा से ध्यान रखिएगा, अगर आपको केवल एक ही पॉइंट दिया गया है तो वही पॉइंट जो होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। बाकी डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करने का कंसेप्ट ये होता है। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर के जा रही है, 2 पॉइंट से होकर के जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड की जाती हैं और उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, आइए समझते हैं। 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है, 2 पॉइंट से गुजर रही है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझिएगा। ये आपका 3D सिस्टम हो गया, ठीक, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B। यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। अब हमें इस AB की जो है क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है और डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। ध्यान रखिएगा,
डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फार्मूला होगा cos अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान आर होगा। अपान में क्या होगा, आर होगा। अब कहोगे सर ये आर निकलेगा कैसे, तो आर इक्वल टू यहाँ होता है बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया गया है। और cos अल्फा ऐसे निकलेगा और cos बीटा जो है y2 माइनस y1 अपान आर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों cos गामा जो होगा वो Z2 माइनस Z1 अपान में आर हो जाएगा, cos गामा निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पर हमें ये तो क्या हो गई, डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। अब यहाँ पर आपको और क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियोज। तो इस केस में डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ए की वैल्यू होगी x2 माइनस x1, बी की वैल्यू होगी y2 माइनस y1, सी की वैल्यू होगी z2 माइनस z1। ध्यान रखिएगा बस यही ऊपर वाला जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियो को डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मुझे भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। सपोज कर लीजिए अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो गई है, नहीं क्लियर हुई है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई लाइन के किसी एक दिए गए पॉइंट से होकर के जा रही है तो उसके हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे फाइंड करेंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई लाइन 2 गिवन पॉइंट से होकर के जा रही है तो उससे हम लोग उसकी डायरेक्शन रेशियोज को कैसे निकालेंगे और उसके डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे निकालेंगे। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अभी तक की बताई गई चीज़ें सारी की सारी सार्थक हैं और आपके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, हेल्पफुल हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सारे फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने चैप्टर की तरफ। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस को, डायरेक्शन रेशियोज को समझने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी समस्या हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रूर से ज़रूर कवर कर सकें। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भैया ये समतल, ठीक है, समतल, समतल जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स प्लेन कहते हैं, ये होता क्या है। एक्चुअल में डियर स्टूडेंट जैसे लाइन होती है, जैसे अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन वहाँ पर भी थी, सरल रेखा वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़े नहीं, क्लास 10th में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे हमारे 11th पढ़े होंगे या जो पुराने पढ़े हुए होंगे उन्होंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा उसमें हम लोग लाइन के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे भी सर्कल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, सर्कल का इक्वेशन होता है ना, वैसे यहाँ पर प्लेन के इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, कितने फॉर्म का होता है, उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्लेन के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये प्लेन होता क्या है और इस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। देन धीरे धीरे करके उसके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हम स्लोली डिस्कस करते रहेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं कि समतल क्या होता है। तल, तल मीन्स प्लेन। जैसे बच्चों ये एक बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है, यह एक तल है, लेकिन तल तो है बट समतल है या नहीं इसकी डेफिनीशन होती है। जैसे आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं उस रूम में आपकी वॉल होगी, दीवार होगी, वो जो दीवार है वो प्लेन है या नहीं है। जैसे मेरे हाथ की हथेली में ये कर्व बन रहा है तो ये प्लेन है या नहीं है। कैसे हम लोग जानेंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखो देख करके तो हम समझ सकते हैं जो भैया एकदम सपाट हो उसी को हम लोग समतल बोलेंगे, उसी को हम लोग प्लेन बोलेंगे, बट उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन होती है डियर स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास ये बोर्ड है, हमें ये डिटरमाइन करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि ये हमारा जो बोर्ड है ये एक प्लेन है या नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लेने होंगे, कहीं पर भी, और इन 2 पॉइंट्स जो होते हैं, जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होता है। अगर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इसी प्लेन में रहेगी, इसी प्लेन में पाई जाएगी, तो ये जो होगा मतलब इसी में पाया जाएगा, इसी तल में पाया जाएगा, तो इस तल को बच्चों क्या कहेंगे, समतल कहेंगे। ये समतल, ये प्लेन की डेफिनेशन होती है। मीन्स कोई भी तल है, उस तल में कहीं पर भी 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो हमारी लाइन जो है वो उसी तल में पाई जाती है, उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए
उसको हम लोग समतल कहते हैं, उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये हम इस तरीके से प्लेन का फिगर हमेशा बनाएंगे। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं है, ये क्या है, समतल है। जैसे डियर स्टूडेंट्स ये हमने एक फिगर बनाया किसका, समतल का। ये क्या है, प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे, उनको मिलाएंगे तो इसी तल में रहेगा। अब जैसे मैंने ये हाथ वाली बात कही, तो ये समतल नहीं है, ये प्लेन नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो दोनों पॉइंट को मिलाने जब लाइन ड्रा करेंगे तो वो जो लाइन ड्रा होगी वो इसी तल में नहीं रहेगी, वो बाहर इसके हो जाएगी, और जब इसी तल में नहीं रहेगी तो समतल नहीं होगा, वो प्लेन नहीं होगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। किसी तल में अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं और उन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने से, ज्वाइन करने से हमें जो रिजल्टेंट लाइन मिलती है, जो हमें रेखा मिलती है, अगर वो उसी तल में पाई जाती है तो हम कहते हैं कि वो तल क्या है, समतल है। अब इस तल पर एक जो लंबवत रेखा होती है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस तल पर जो लंबवत रेखा होती है, ये कैसी लाइन है, लंबवत रेखा है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और इंग्लिश में बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। किसका कहते हैं, प्लेन का कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्या क्या समझ गए आप लोग? आप ये समझ गए कि प्लेन अर्थात समतल होता क्या है। देन मैंने आपको बताया कि समतल पर लंबवत, किसी समतल पर जो लंबवत रेखा होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसको हम लोग उसका क्या कहेंगे, उस समतल का अभिलंब कहेंगे। इंग्लिश में उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। जैसे ये हमारे पास समतल है जिस पे लंब रेखा ये होगी ना, ये समतल है, इस पे लंबवत हमारा ये मार्कर है, तो ये जो हमारा लंबवत, ये जो मार्कर दिख रहा है, ये इस समतल का क्या होगा, अभिलंब होगा। जस्ट इमेजिन हमारा ये हाथ जो है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समतल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो मार्कर होगा वो इस समतल के अभिलंब को रिप्रेजेंट करेगा, इसके नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बातें? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि भैया समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का जो समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, आइए देखते हैं। समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, समतल का समीकरण। समझते चलना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। समतल का समीकरण, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो बच्चों, जो समतल का समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, वेयर a कामा बी कामा सी कामा डी आर कांस्टेंट and a comma b comma c are direction ratios of normal। ये इतनी बात है, ध्यान से समझ लीजिए। समतल क्या होता है, मीन्स प्लेन क्या होता है, आपने समझ लिया। प्लेन जो है उस पर नॉर्मल मीन्स का उसका अभिलंब क्या होता है, ये आप लोगों ने समझ लिया। समतल का जो समतल के समीकरण का, प्लेन के इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आप लोगों ने सीख लिया कि समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। या आप ये कह सकते हैं कि 3 चरों में जो एक घातीय समीकरण आपको कोई भी मिलेगा वो हमेशा एक समतल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। 3 चरों वाला जो एक घातीय समीकरण होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, समतल के समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो ए बी सी और डी आपको दिख रहा है, ये ए बी सी और डी जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, कांस्टेंट है। जिसमें ए बी सी जो है इस अभिलंब का, क्योंकि जो अभिलंब है ये जो नॉर्मल है ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा है, और रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ जो ए बी सी है वो इसके डायरेक्शन रेशियो को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, कह सकते से समतल का समीकरण 2x प्लस 3y
प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। सपोज करिए आपको एक समतल का समीकरण ऐसे उठा करके दे देता है, एक प्लेन का इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को दे देता है और बोलता है कि समतल का जो अभिलंब है, इस समतल का जो अभिलंब है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, उसका हमें क्या बताइए, डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, यही तो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। यहाँ से बहुत ही इजीली आप लोग क्या फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगी तभी तो जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे वो एमसीक्यू ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक से मिल करके बनेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक थोड़ी ना होगा, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बीच में से उठाई जाएंगी और वहाँ से क्वेश्चन फटाफट से बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। इतनी बातें सबको आई होप समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको समतल का समीकरण, उसे प्लेन का इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पढ़ना क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। समतल क्या होता है, समतल का अभिलंब अर्थात नॉर्मल क्या होता है, समतल अर्थात प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट जो लोग 12th में पढ़े होंगे बच्चे हमारे, उन्होंने समतल का इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में इनका वेक्टर फॉर्म नहीं है, आपके सिलेबस में केवल कार्टेशियन फॉर्म है। ध्यान रखिएगा 2 फॉर्म होते हैं, एक इसके समीकरण का वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में वेक्टर फॉर्म बिल्कुल नहीं है, आपके सिलेबस में केवल कार्टेशियन फॉर्म है, इसलिए मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो और भी सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स हमारा होगा वो हम अलग अलग कंडीशन में जो प्लेन है, जो समतल है, उसके इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई समतल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, या कोई ऐसा प्लेन है जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। मीन्स जैसे लाइन के अलग अलग फॉर्म होते हैं वैसे प्लेन के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं और अलग अलग फॉर्म में उनका अलग अलग इक्वेशन होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम और ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट ये चल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जैसे 3D ज्योमेट्री में 3D सिस्टम क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है, ऑक्टेंट क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है, हो सकता है ये सारी चीज़ें उन्हें ना पता हों। तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उसको एक बारी ज़रूर ओपन करके उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके आगे की बात करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स समझ में आएगी और आपका उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। बाकी मिलते हैं इस लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।